हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जीनियल होस्ट। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टाइप मैचिंग हेडिंग्स और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टाइप द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। तो सबसे पहले वी हैव टू सी द क्वेश्चन कि इफ़ दे हैव गिवन कि क्या क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ मैचिंग हेडिंग्स। यस, उन्होंने पहले से ही हमें कोई आंसर तो नहीं दे के रखा कि अगर सेक्शन ए का पहले ही उन्होंने हमें इनमें से कोई बताया हो, बिकॉज देन वी डोंट नीड टू फाइंड आउट, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। बट अभी इस टाइम उन्होंने कोई भी हमें आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट एंड रीड आउट एवरी सेक्शन। तो सबसे पहले हम पहले सेक्शन को रीड करते हैं। The shepherds of North Caucasus region of Europe were only trying to transmute milk the best way they knew how, in leather pouches strapped to the side of donkeys when they made a significant discovery. तो अगर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पैसेज में डिस्कवरी की ही बात हो रही है। नेक्स्ट रीड करते हैं। A fermentation process would sometimes inadvertently occur in root, and when the pouches were opened up on arrival, they would no longer contain milk, but rather a pungent, effervescent, low alcoholic substance instead. This unexpected development was a blessing in disguise. तो ये जो भी उन्होंने हमें दी है लाइन कि this unexpected development was a blessing in disguise, this is what is gonna help us to find the heading. अब इन्होंने हमें ड्रिंक के बारे में बताया है कि this new drink which acquired the name kefir turned out to be a health tonic, a naturally preserved dairy product and a tasty addition to our culinary repertoire. तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस पूरे पैसेज में उन्होंने हमें जो केफिर नाम की एक ड्रिंक है उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया है कि वो कैसे अनएक्सपेक्टेडली जो शेफर्ड्स थे नॉर्थ रीजन के यूरोप में, उन्होंने कैसे ये अनएक्सपेक्टेडली डिस्कवर की थी ये ड्रिंक, विच वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि ये एक हेल्थ टॉनिक थी। तो अगर हम अब हेडिंग्स में जाएं, सबसे पहले वी हैव टू रीड द पैसेज एंड देन लुक एट द हेडिंग्स। अब अगर हम हेडिंग्स में देखते हैं कि इसके साथ कौन सी हेडिंग्स मैच करेगी, क्योंकि इसमें उन्होंने एक अच्छी डिस्कवरी के बारे में बताया है, अच्छी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी के बारे में बताया है, तो हमें ऐसे ही कुछ हेडिंग के बारे में सर्च करना होगा। ऑब्वियसली वो सीधा तो देंगे नहीं, वी हैव टू लुक फॉर द सिनोनिम्स। तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग्स देखें तो जो मैच कर रही है सेक्शन ए से वो है 8th, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, की एक ब्लेसिंग की एक अच्छी जो थी एक्सीडेंट हुआ जिस कारण एक अच्छी मतलब एक कैफे नाम की एक ड्रिंक जो है डेवलप हुई अनएक्सपेक्टेडली, विच वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी फर्स्ट सेक्शन है उसका आंसर है 8th। लेट मी राइट इट डाउन हियर। Now let's close. Now let's read the B section. Although their exact origin remains a mystery. There means यहाँ पे अब वो कैफे जो ड्रिंक है उसके बारे में ये सारा पैसेज है और उसके बारे में ये B में बात कर रहे हैं। Although their exact origin remains a mystery, we do know that yeast-based kefir grains have always been at the root of the kefir phenomenon. These grains are capable of a remarkable feat. In contradistinction to most other items you find in a grocery store, they actually expand and propagate with use. अब यहाँ पे ये जो उन्होंने हमें लाइन बताई है कि they expand and propagate with use, this is gonna help us. Although आप करोगे how do you know that this is gonna help us? First you have to read the whole passage and then the headings, okay? फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस जो सेक्शन है उसकी हेडिंग क्या होगी। ऑल्दो देयर वुड बी हेडिंग्स जो आपको कंफ्यूज करेंगी, बट वी विल लुक इनटू इट। अब यहाँ से रीड करते हैं। दिस इज़ बिकॉज अब उन्होंने बताया है इस पैसेज में कि जो कैफिर नाम की ड्रिंक है, यीस्ट बेस्ड कैफिर की ड्रिंक है, उसकी एग्जैक्ट ओरिजिन तो मालूम नहीं है, बट ये ज़रूर पता है कि ये जो कैफिर ग्रेन्स हैं वो हमें
हमेशा इस कैफे फिनोमिनन का एक बेसिक पार्ट रहे हैं। ये अब उन्होंने इस कैफीन ग्रेन्स के बारे में आगे बताया है कि ये जो कैफीन ग्रेन्स हैं, इनके एक अलग ही रिमार्केबल अचीवमेंट है कि ये जैसे जैसे हम इन ग्रेन्स को यूज़ करते हैं वैसे वैसे ये एक्सपैंड होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रेन्स जो हैं, ऑफकोर्स दीज आर ग्रेन्स, तो ये ग्रैन्युलर होंगे इन टच, अगर हमको टच करेंगे दे आर ग्रैन्युलर एंड दे बियर अ स्लाइट रिजेम्बलेंस टू कॉलीफ्लावर रोजेट्स। और फिर इस लाइन में इन्होंने बताया है कि ये कॉलीफ्लावर रोजेट्स क्या होते हैं। दीज आर दी हाउस एक्टिव कल्चर्स और ये लैक्टोज पे फीड होते हैं जब ये मिल्क में एडिड किए जाते हैं। Consequently, a bigger problem for most cafe drinkers is not where to source new cafe grains, but what to do with the ones they already have. अभी इस पूरे सेक्शन में इन्होंने बताया है कि जो कैफे ग्रेन्स हैं वो एक्सपैंड होती हैं, प्रोपगेट होती हैं विद यूज़। जैसे जैसे यूज़ हम उसको करते हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो वो जो कैफ़े ड्रिंक करते हैं उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नई कैफ़े ग्रेन्स कैसे लें, बट ये है कि जो उनके पास ऑलरेडी है वो उसका क्या करें, बिकॉज वो तो एक्सपैंड होती जा रही हैं विद यूज़। ठीक है, अब वी हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेडिंग्स एंड सी कि कौन सी इससे मैच कर रही है, कौन सी इसका ओवरऑल हमें बता रही है। Let's see the headings. यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया है, ना ही कुछ बेसिक्स के बारे में बताया है, ना ही अल्कोहल कंटेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी नहीं है। क्यूलिनरी एप्लीकेशंस जो इसकी कोई हैं उसके बारे में भी नहीं बताया है। यहाँ पर बताया है एक्सपैंड एंड प्रोपगेट वीडियोस, जो बढ़ती जाए, जो हमें बस हमारे लिए यूज़फुल होती जाए हमेशा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस हेडिंग। थर्ड, कि द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, कि ऐसा गिफ्ट, कि ऐसी ग्रेन्स जो हमें देती ही रहती हैं, दे कीप ऑन गिविंग बिकॉज वो एक्सपैंड करती रहती हैं जैसे जैसे हम कैफे ग्रेन्स को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स ऐड द टेक्स्ट हियर। थर्ड, राइट, होप आपको ये बी सेक्शन समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी वन। The great thing about kefir is that it does not require a manufacturing line in order to be produced. Grains can be simply thrown with a batch of milk for ripening to begin. The mixture then requires a cool, dark place to live and grow with periodic unsettling to prevent clumping. After about 24 hours, the yeast cultures in the grains have multiplied and devoured most of the milk sugars, and the final product is then ready for human consumption. अब इसमें उन्होंने हमें बताया है कि कैफिर कैसे बनती है। कि यहाँ पे पहले बताया है कि कैफिर बनाने के लिए कोई हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो कैफे ग्रेन्स होते हैं हमें उन्हें एक मिल्क में बैच ऑफ मिल्क, जैसे कप ऑफ मिल्क में हमें उन्हें डालना पड़ता है सो दैट वो पकना शुरू हो जाए। एंड देन दिस मिक्सचर को हमें एक कूल डार्क प्लेस में रखना है ताकि वो राइपन हो, वो पकता जाए विद पीरियोडिक अनसेटलिंग टू प्रिवेंट क्लम्पिंग, ताकि बीच में कोई क्लम्पिंग ना हो। अब उन्होंने इस ब्रैकेट में हमें बताया है कैसे जो शेफर्ड्स थे नॉर्थ यूरोप के, वो कैसे इस मिक्सचर को, इस कैफिर को तैयार उन्होंने किया। कि जो कॉकेसस इनहेबिटेंट्स थे, दे बिगिन स्टोरिंग द concoction in animal skin satchels on the back of doors. Every time someone entered the room, the mixture would get lightly shaken. उन्होंने जो ये मिक्सचर था अपनी डोर्स के पीछे टांग लिया था। जब भी कोई उनकी डोर ओपन करता था वो थोड़े से जो मिक्सचर था वो शेक होता था। एंड आफ्टर अबाउट 24 आवर्स जो ये यीस्ट कल्चर्स हैं, आफ्टर अबाउट 24 आवर्स जो ये ग्रेन्स हमने रखे हुए हैं और ये ग्रेन्स मल्टीप्लाई होते हैं एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट ये कैफिर को बनाते हैं। तो सी सेक्शन में अगर हम अंडरस्टैंड करें, उन्होंने हमें बताया कि कैफिर कैसे बनती है, कैसे कैफिर जो ड्रिंक है उसको बनाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेडिंग्स एंड देखते हैं कोई हेडिंग है जो हमें बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैफिर या हाउ टू प्रोड्यूस कैफिर, ऐसा कुछ। नाउ इफ वी लुक एट द हेडिंग्स,
मुझे जो हेडिंग दिख रही है दैट इज 7 मेकिंग कैफिर, क्योंकि और कोई हेडिंग तो नहीं है जिसके में उन्होंने बात की है कि कैफिर बनाने में। ना क्यूलिनरी एप्लीकेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पर बात नहीं हुई है, बेसिक्स की भी उन्होंने कुछ बात नहीं की है, कोई एक्सपीरियंस सेंस का एक्सपीरियंस भी उन्होंने नहीं बताया है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑफ कोर्स लाइक इन सी सेक्शन दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कैफिर कैसे बनता है। सो आई थिंक दैट द सी सेक्शन का आंसर जो है दैट इज 7। राइट नाउ लेट्स आपको समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डी सेक्शन। नथिंग कंपेयर्स टू अ पर्सन्स फर्स्ट एनकाउंटर विद कैफीन। कि कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता टू अ पर्सन्स फर्स्ट एनकाउंटर विद कैफीन। द स्मूथ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी रोल्स ओवर द टंग इन अ मैनर अकिन टू लिक्विफाइड योगर्ट। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो कैफीर की कंसिस्टेंसी है दैट इज़ रियली यूनिफॉर्म, और उसकी कंसिस्टेंसी किससे मैच करती है, एक लिक्विफाइड योगर्ट। द शार्प tart pungency of unsweetened yogurt is there too, but there is also a slight hint of effervescence, something most users will have previously associated only with mineral water, soda or beer. Kefir also comes with a subtle aroma of yeast, and depending on the type of milk and ripening conditions, ethanol content can reach up to 3 or 4%, depending on par with a decent. Although you can expect around 0.2 to 1% for a typical day-old preparation, this can bring out the tiny edge of alcohol in the kefir's flavor. तो अब अगर हमने इसको ओवरऑल रीड किया एंड मुझे इसको रीड करने के बाद तो यही समझ आया कि उन्होंने इसमें कैफिर के टेस्ट के बारे में बात की है कि जो कैफिर ड्रिंक है वो स्मूथ है, यूनिफॉर्म है कंसिस्टेंसी में। इसमें एक टार्ट पंजेंसी ऑफ अनस्वीटेंड योगर्ट भी है। ऑल्सो इसमें हमें उन्होंने बताया है कि इसमें एक स्लाइट हिंट है एफरवेसेंस का, जो कि सिर्फ हमें सोडा या बियर में ही टेस्ट करने को मिलता है। फिर हमें उन्होंने बताया है कैफिर में एक सटल यीस्ट का भी अरोमा है, फ्लेवर है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिल्क एंड राइपनिंग कंडीशंस। फिर हमें इन्होंने बताया है कि इसमें थोड़ा सा एथेनॉल का भी कंटेंट हो सकता है अप टू 2 to 3%। तो ओवरऑल अब हमें यही समझ आ रहा है कि जो ये डीप सेक्शन है इनमें दे हैव टॉक्ड अबाउट इसमें उन्होंने क्या किसके बारे में बताया है, अबाउट दी कैफिर्स फ्लेवर की कैफिर का फ्लेवर क्या होता है। उसमें थोड़ा सा अनस्वीटेंड योगर्ट का फ्लेवर होता है, ये स्मूथ होता है, थोड़ी सी एफरवेसेंस होती है लाइक सोडा और बियर में, एथेनॉल कंटेंट होता है। देयर इज सो मच ऑफ दैट इज टॉक्ड अबाउट इन दिस सेक्शन अबाउट कैफिर्स फ्लेवर। ये जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ दिस इज़ अबाउट द फ्लेवर, जो उसने फ्लेवर के बारे में बताया हुआ है हमें कैफिर की ड्रिंक का फ्लेवर। अब हम हेडिंग्स में जाते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके फ्लेवर से मिलता जुलता कोई हमें हेडिंग मिले। वेज टू इम्प्रूव टेस्ट, एक तो ये है राइट। वेज टू इम्प्रूव टेस्ट है, इसके टेस्ट में एक वेरिएशंस इन अल्कोहल कंटेंट है, राइट। राइट फिर इसमें हमें यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंस, मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंस को, क्योंकि ये जो भी फ्लेवर है दिस इज़ what we experience, like it is a sensory experience, टंग हमारी एक्सपीरियंस कर रही है which is a sensory organ, right? तो a unique sensory experience कि इसका जो experience है that is a unique
यूनिक कैसे? नथिंग कंपेयर्स, यहाँ पे उन्होंने बताया है नथिंग कंपेयर्स टू अ पर्सन्स फर्स्ट इनकाउंटर विद कैफीन, कि जो भी कैफीन ड्रिंक करता है वो यूनिक एक्सपीरियंस करता है विच इज़ नॉट कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स। तो अगर हम अब देखें कि ओवरऑल इस सेक्शन को कौन सी हेडिंग रिप्रेजेंट कर रही है बिटवीन द फर्स्ट और 10th और 4th में, मेरे हिसाब से इट इज़ फर्स्ट। 4th इसीलिए नहीं हो सकती बिकॉज इसमें उन्होंने सिर्फ अल्कोहल के बारे में ही बात की है। बट अगर हम सेक्शन में देखें, सेक्शन डी में देखें, अल्कोहल के बारे में तो सिर्फ 2-3 लाइनों में बात हुई है, ओवरऑल पैसेज अल्कोहल के बारे में नहीं है, तो 4th तो नहीं हो सकता। अगर हम 10th के बारे में बात करें, इसका है कि वेज टू इम्प्रूव टेस्ट, कि कौन से वेज हैं जिससे हम टेस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कोई वे बताया नहीं गया है जिससे हम टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आई थिंक 10th भी नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट देखें अ यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंस, इन्होंने हमें यूनिक के बारे में भी बताया है कि नथिंग कंपेयर्स टू अ पर्सन्स फर्स्ट इनकाउंटर विद कैफीन। सेंसरी एक्सपीरियंस कि कैसा महसूस होता है जब हम इस कैफे ड्रिंक को पीते हैं, तो मेरे हिसाब से डी को, सेक्शन डी को जो रिप्रेजेंट कर रही है हेडिंग, इट इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स राइट हियर द आंसर, दैट इज फर्स्ट, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन ई. Although it has prevailed largely as a fermented milk drink over the years, kefir has acquired a number of other uses. अगर हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि they have talked about उसके यूजेस में, उसके यूजेस क्या है कैफे ड्रिंक के, कि मैनी बेकर्स इसको यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टर यीस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ sourdough. And the tangy flavor also makes kefir an ideal buttermilk substitute in pancakes. अगर हम यहाँ से लेकर बात करें, इस पैसेज से लेकर यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से इस सारे पैसेज में they have talked about the uses. उन्होंने सिर्फ uses के बारे में ही बात की है कि बेकर्स उसे यूज़ करते हैं, and then it is an ideal buttermilk substitute, and athletes भी इसको यूज़ करते हैं to keep their digestive systems fine tuned, right? Now let's see कि यहाँ पर कौन सा इसकी हेडिंग जो है वो मैच होगी। फर्स्ट तो नहीं हो सकती, सेकंड भी नहीं हो सकती, थर्ड इज ऑलरेडी वी हैव गिवन, जो हेडिंग आपने पहले दी है, फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट द क्वेश्चन, कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में दी ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप एक हेडिंग को मोर देन वन टाइम यूज़ कर सकते हो, फिर आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उस हेडिंग को जो आपने ऑलरेडी दे दी है। तो हमने 8th भी दे दी है, वी हैव रिटन डाउन फॉर 1, थर्ड भी हो गई है, 7th भी एंड फर्स्ट भी। नाउ लेट्स सी जो बची हुई ऑप्शंस हैं उसमें से ये जो ई ऑप्शन है, ये जो ई सेक्शन है, इसकी हेडिंग क्या होगी? फर्स्ट तो नहीं हो सकती, सेकंड भी नहीं, क्योंकि इसमें उन्होंने बेसिक तो कुछ इसके बारे में बताया नहीं है, ना ही 5th हो सकती है, टेस्ट इम्प्रूव करना 10th हो सकती है इसमें, राइट? इसमें 10th एक ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस सेक्शन का आंसर है 6, क्यूलिनरी एप्लीकेशंस। यहाँ पे उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए 2 हेडिंग्स दी हैं, और मोस्ट ऑफ यू विल राइट 10th एज द हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है ई में कि ये टेस्ट को बेटर करती है। सी मैनी बेकर्स यूज इट इंस्टेड ऑफ स्टार्टर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ sourdough, and the tangy flavor also makes kefir an ideal buttermilk substitute in pancakes. तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि ये कैसे टेस्ट, कि इसका टेस्ट टैंगी है, इसका फ्लेवर टैंगी है, इसी वजह से बेकर्स इसे यूज़ करते हैं। तो 10th भी इसकी हेडिंग हो सकती थी, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज 6th एक हेडिंग है। क्यों?
culinary applications means uses. जब हम applications एक more formal वर्ड हो जाता है फॉर द यूजर्स। और यहाँ पे वैसे भी उन्होंने बताया है वेज टू इम्प्रूव टेस्ट। यहाँ पे उन्होंने हमें कोई वे नहीं बताया है जिससे ये टेस्ट इम्प्रूव होगा। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि उसके यूजेस क्या हैं, कैफिर के यूजेस क्या हैं। और बेसिकली यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारे क्यूलिनरी मीन्स कुकिंग, रिलेटेड टू कुकिंग, क्यूलिनरी कुकिंग में आ जाता है कि बेकर्स इसे यूज़ करते हैं, क्यूलिनरी यूज़ हो गया ये भी। फिर आइडियल बटर मिल्क सब्सटीट्यूट, ये भी क्यूलिनरी यूज़ है। सोर क्रीम एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन कोल्ड बीटरूट सोप। सो ये सारे जो इन्होंने यूजेस बताए हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू क्यूलिनरी। तो मेरे हिसाब से अगेन सेक्शन 5 जो है यानी सेक्शन ई, इसका आंसर है 6। और 6 इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है अबाउट द यूजेस, एप्लीकेशंस, ना कि वेज टू इम्प्रूव टेस्ट मीन्स कि कौन से वेज हैं जिससे टेस्ट इम्प्रूव कर सकता है या हो सकता है। बट ऐसा इन्होंने कुछ बताया नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सीधे तरीके से कहा है एक्वायर्ड नंबर ऑफ अदर यूजेस, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा 6। नाउ वी हैव ओनली 2 passages left, sorry 2 sections left. Now let's move on to section F. Associated for Slavic babushkas clutching a shawl in one hand and a cup of kefir in the other. The unassuming beverage has become a minor celebrity of the nascent health food movement in the contemporary West. Every day, more studies pour out supporting the benefits of a diet high in probiotics. This trend toward consuming probiotics has engulfed the leisure classes in these countries to the point that it is poised to become, according to some commentators, the next multivitamin. These days, the word kefir is consequently more likely to bring to mind glamorous yoga mat-toting women from Los Angeles than austere visions of the blustery Eastern Europe. तो हमने F section read किया अभी and if I try to give an overview of it, इन्होंने बताया है कि सेंचुरी से ये जो कैफिर था ये एसोसिएटेड था विद द पिक्चर्स ऑफ स्लेविक बाबुश्कास clutching the shawl in one hand and then a cup of kefir in the other. और ये जो बीवरेज है ये आज मतलब ये it has become a minor celebrity, आज ये बन चुकी है a minor celebrity of the nascent health movement in the contemporary West. Every day more studies pour out the benefits. और इस मेरे हिसाब से इस F सेक्शन में बताया गया है कि कैसे ये जो कैफिर थी, ये जो ड्रिंक थी कैफिर, पहले ये एसोसिएट की जाती थी विद द स्लेविक बाबुश्कास, बट आज ये जो ड्रिंक है ये एसोसिएट की जाती है विद द नेसेंट हेल्थ फूड मूवमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वेस्ट। और वो कह रहे हैं कि हर दिन बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ऑफ अ डाइट जो कि हाई होती है प्रोबायोटिक्स में, ठीक है। और ये जो ट्रेंड है टुवर्ड्स कंज्यूमिंग प्रोबायोटिक्स, ये इट हैज़ engulfed the leisure classes in these countries to the point that it is poised to become the next world multivitamin। कि ये इसका ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करो, ये इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ये सून एक मल्टीविटामिन के तौर से जाना जाएगा ये जो कैफे ड्रिंक है, ठीक है। और these days the word kefir is consequently more likely to bring to mind glamorous yoga mat-toting women। और फिर लास्ट लाइन जो है इट इज़ क्वाइट लाइक ये ज़्यादा हमारे माइंड में लाती है अबाउट लाइक ये जो लास्ट लाइन इन्होंने यहाँ पर कही है कि these days the kefir is consequently more likely to bring to mind glamorous yoga mat-toting women, कि आजकल अगर हम कैफिर वर्ड सुने तो ये हमारे दिमाग में ग्लैमरस योगा मैट वाली वुमेन लाएगा, हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर आएगी एज़ कम्पेयर टू
पास्ट टाइम कि पहले अगर ये जो वर्ड था इट वाज ये हमें एक ब्लस्टेरी ईस्टर्न यूरोप की विजन्स देता था ये वर्ड, बट आज जो है इस वर्ड का मीनिंग और इस वर्ड की जो ओवरऑल एजम्पशन है, जो ओवरऑल मीनिंग है अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चेंज हो गया है। पहले सेंचुरी से ये स्लेविक बाबुश्का से एसोसिएट किया जाता था, बट आज अगर हम इस वर्ड को बोलते हैं इट इज़ मोर लाइकली टू ब्रिंग टू माइंड एक ग्लैमरस योगा करने वाली वुमेन जो लॉस एंजलिस, ऐसे हमारे दिमाग में इमेज आएगी। ये पैराग्राफ कह रहा है कि इस वर्ड की जो एजम्पशन है, इस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया है इन द प्रेजेंट टाइम्स। अब एक लेट्स मूव ऑन टू द हेडिंग्स कि कौन सी हेडिंग्स मैच होगी। अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से 9th कैफिर गेट्स एन इमेज मेकओवर। ये क्यों है? सेंसरी एक्सपीरियंस तो है नहीं ये कोई, बिकॉज हमने पहले ये लिख दिया है। बेसिक्स के बारे में भी वो यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं कोई कि बेसिक कोई कैफिर के बारे में बात हो रही हो, पुराने मेथड्स की, कुछ ऐसा नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि पहले कैफिर को किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता था और अब कैफिर को किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। तो कैफिर की इमेज का जो है मेकओवर हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ना ही ये भी हमने पहले ही किसी और को दे दिया है, लाइक ऑफ कोर्स दैट यहाँ पर कोई गिफ्ट तो नहीं है जो चला जा रहा है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, अल्कोहल के बारे में भी नहीं बात हुई, ना ही ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स के बारे में, कैफीर को बनाने के बारे में भी नहीं बात हुई है। तो ओवरऑल अगर हम हेडिंग्स देखें तो 9th इज़ दी एप्ट हेडिंग। 9th ही एक एप्ट हेडिंग मेरे हिसाब से मुझे लग रही है ऑफ दिस सेक्शन, F सेक्शन की। और मुझे 9th ही क्यों लग रही है एप्ट हेडिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने चेंज इन उसके मीनिंग का कहा है कि पहले क्या उसका मीनिंग था, क्या लोग समझते थे कि इस वर्ड के साथ उसे एसोसिएट किया जाता था, पर अब अगर हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं तो क्या इमेज हमारे दिमाग में आती है। तो कैफिर गेट्स एन इमेज मेक ओवर, कैफिर की इमेज जो है मेक ओवर हो गई है, दोबारा से चेंज हो गई है। इट गेट्स एन मेक ओवर, इट हैज़ गॉट अ मेक ओवर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन। Kefir's rise in popularity has encouraged producers to take shortcuts and alter the production process। कि कैफिर की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है उससे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स इंकरेज हुए हैं टू टेक शॉर्टकट्स और alter the production process। Some home users have omitted the ripening and culturation process, while commercial dealers often add thickness, stabilizers and sweetness. But the beauty of kefir is that at its healthiest and tastiest, it is a remarkably affordable, uncluttered process as any accidental invention is bound to be। अब यहाँ तक उन्होंने हमें यही बताया है कि ये जो कैफिर है, जैसे जैसे ये पॉपुलर हुआ है वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसके प्रोड्यूस करने के लिए शॉर्टकट्स का यूज़ करने लगे हैं। कई जो डीलर्स हैं वो थिकनर्स और स्वीटनर्स ऐड कर रहे हैं और ये जल्दी पक जाए इसके लिए बहुत अलग अलग से शॉर्टकट्स, बहुत अलग अलग सी जो मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी वो हेल्दीएस्ट जो है ये ऑप्शन वो डिक्रीज़ हो रही है। बट उन्होंने कहा है कि ब्यूटी ऑफ कैफिर यही है कि जब हम उसे नेचुरल तरीके से जैसे उसे प्रोड्यूस करना चाहिए वैसे अगर हम उसे प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिमार्केबली एक हेल्दीस्ट ऑप्शन है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, जैसे कोई भी एक्सीडेंटल इन्वेंशन होनी चाहिए। All that is necessary are some grains,
हमें यहाँ पर फिर उन्होंने बताया है कि जैसे बहुत सारे लोग इसको पकाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का शॉर्टकट्स का यूज़ करने लगे हैं, स्टेबलाइजर्स और स्वीटनेस ऐड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स एंड डीलर्स, बट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सिर्फ इसको बनाने के लिए जो चाहिए वो है ग्रेन्स, मिल्क और थोड़ी सी पेशेंस। रिटर्न टू द अनएडल्ट्रेटेड कैफे मेकिंग ऑफ ओल्ड इज़ इन एवरीवन्स इंटरेस्ट, कि अगर हम कैफिर को बनाने के पुराने तरीक़ों पर चले जाए जो कि बिना मिलावट के हैं, वो ऑप्शन, वो मेथड सबके इंटरेस्ट में होगा, वो मेथड सबको पसंद आएगा और सबके लिए हेल्दी भी होगा। तो लास्ट पैसेज में उन्होंने यही बात की है कि कैसे आजकल प्रोड्यूसर्स शॉर्टकट्स अपना रहे हैं और पुराने तरीक़ों पर जाने से कैफ़े जो है सबके इंटरेस्ट में होगा, लाइक इट वुड बी लाइक बाय एवरीवन एंड इट वुड सूट एवरीवन। अब देखते हैं हेडिंग कि कौन सी हेडिंग इज़ एप्ट। यहाँ पर हमारे पास अभी जो हेडिंग्स बची हैं दैट इज़ 9th, 5th एंड 6th एंड 4th एज वेल। तो हमारे पास 2nd, 4th, 10th एंड 5th ये हेडिंग्स बची हैं, और इनमें से अगर हम फर्स्ट इट वेज टू इम्प्रूव टेस्ट 10th की बात करें, ये तो हेडिंग नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है हमें कि कैसे वो एक हेल्थीएस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है और कैसे वापस जाने पे, एक ओल्ड मेथड पे जाने पे कैफे पे सबको ये इट वुड बी इन एवरीवन्स इंटरेस्ट। तो 10th तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कोई टेस्ट इम्प्रूव करने के मेथड्स नहीं बताए हैं। 5th भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं बताया है, अल्कोहल के बारे में भी बात नहीं की गई है। तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 2nd। ऑल्सो गेटिंग बैक टू बेसिक्स, ये इसकी कैसे हेडिंग हो सकती है? गेटिंग बैक टू बेसिक्स, वापस बेसिक जो है, बेसिक्स हैं उन पर चले जाना। लेट मी टेल यू, ये जो लास्ट लाइन है, A return to the unadulterated cafe making of old is in everyone's interest, कि अगर हम पुराने मेथड पर, जो कैफिर को बनाने के लिए पुराना मेथड है, उस पर चले जाएं जो कि मिलावट से कई कोसों दूर है, तो दैट वुड बी इन एवरीवन्स इंटरेस्ट। यहाँ पर फिर वो बेसिक्स में वापस गए हैं ना, यहाँ पर उन्होंने गेटिंग बैक टू बेसिक्स के बारे में बात की है। तो अगर हम इन हेडिंग्स में से देखें तो 2nd ही इसके लिए एक एप हेडिंग होगी। आई होप you will be able to understand what I'm trying to say here, that it is talking कि हम अगर पुराने बेस पर चले जाएं कैफे को बनाने में के पुराने बेस पर, तो that would be the apt method for all। या इसके साथ हमने पूरे जो हमारी हेडिंग्स थी वो सॉल्व कर ली है, एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा दैट हाउ वी हैव गॉट दीज आंसर्स and how we have chose the answers by reading the passage। So इसी के साथ हमारी वीडियो हो चुकी है ख़त्म, and I hope you would have liked this video, and if you did, please subscribe to my channel, share this video, like this video, and do comment if you want me to make video on any other question type. Thank you and bye bye.